चलिए देखते हैं हम लोग जो है अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कल देख रहे थे। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखते क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी पदार्थ द्वारा कोई भी सैंपल ले लिए, कोई भी सैंपल यहां पर भरा है, हम इस पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है, और ये इसके कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये ट्रांसमिटेड, और यही जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो हिस्सा आने वाले प्रकाश का, इसकी अगर हम वेवलेंथ बदलते जाएं और एब्जॉर्ब होने वाली मात्रा को देखें, गिरने वाला जो इंसिडेंट लाइट है इसका लैम्डा हम चेंज करते जाएं, वेवलेंथ चेंज करते जाएं, और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है एप्सिलॉन, ठीक है ना, मोलर एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्ब होने वाले लाइट की मात्रा और लैम्डा वेवलेंथ के बीच हम अलग अलग वेवलेंथ में कितनी मात्रा एब्जॉर्ब हो रही है इसी की स्टडी हम करते हैं। अर्थात हम यहाँ एब्जॉर्बेंस लेते हैं और यहाँ वेवलेंथ लेते हैं, और वेवलेंथ को बढ़ाते जाते हैं, एब्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसके बाद घटने लगती है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को, जैसे हर मॉलिक्यूल की अपनी अलग अलग संरचना होती है, संरचना के अनुसार प्रत्येक मॉलिक्यूल एक निश्चित वेवलेंथ के रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बाकी को नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर यहां से हर तरह का खाद्य पदार्थ आपके सामने से ट्रे लेके गुजर रहा है, खिलाने वाला जो, और उसके बाद जब वहां से खाली बचा हुआ ट्रे लेकर के जब आगे जा रहा है तो उसका अवलोकन किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि एकदम शुद्ध शाकाहारी चीजें उठाई गई हैं, थाली से थी तो हर तरह की, लेकिन शुद्ध शाकाहारी एक बोतल दारू, इतनी चीजें उठी हैं ना। तो इसका मतलब अगला अनुमान लगा सकता है कि इस क्लासरूम में जो बैठे हैं शायद सभी हिंदू हैं और इस समय सावन का महीना चल रहा है, इसलिए जो है किसी ने किसी भी प्रकार का मांसाहारी खाद्य पदार्थ अवशोषित नहीं किया है, सब ट्रांसमिट हो गया, सीधे इधर से उधर निकल गया ना। आया तो सब कुछ इसमें है, ये एक शुद्ध शाकाहारी वाला अवशोषित हुआ, बाकी सब ट्रांसमिट होके उधर चला गया। एक बोतल दारू भी अवशोषित हुआ, इसका मतलब एक आध दारूबाज यहाँ पर है, क्योंकि दारू शुद्ध शाकाहारी होता है, 2-2, 3-3 बार रिफाइन किया जाता है, वो लिया जा सकता है। बेटा अंगूर से बनता है, गन्ने के रस से बनता है, ठीक है ना। जो चीनी आप खाते हो वो हड्डियों के चूरे से साफ किया जाता है, वो तो खाने लायक नहीं होता है, लेकिन जो सीरा होता है उसमें हड्डी का चूरा नहीं होता, ठीक ना। तो हम कहें कि वेवलेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं और एब्जॉर्ब होने वाले लाइट की मात्रा देख रहे हैं, जिस वेवलेंथ का अधिकतम अवशोषण एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसी को हम जान लेते हैं, और उसके अनुसार हम उनकी इसमें जो यौगिक है उसके संरचना का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हर पदार्थ अपने अपने हिसाब से, जैसे यहाँ कई प्रकार की किताबें यहाँ से गुजार दिया जाए, आप फिजिक्स वाले उठा लोगे, केमिस्ट्री वाले उठा लोगे, इसका मतलब यहाँ साइंस वाले बच्चे बैठे हैं, मैं अगले क्लास आगे बढ़ा सब मैथ की किताबें गायब, इसका मतलब मैथ वाले बच्चे बैठे हैं, बायोलॉजी को किसी ने नहीं छुआ। तो हम कौन सा वेवलेंथ अधिकतम एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अनुसार एब्जॉर्ब करने वाले अणु की संरचना का अनुमान हम लगाते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके सापेक्ष एब्जॉर्ब होने वाले लाइट की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यही लिखिए, इसी को नोट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, स्पेक्ट्रोस्कोपी
spectroscopy is the measurement of amount of light absorbed by the compound, amount of light absorbed, amount of light absorbed by the compound, as a function of wavelength, as a function of wavelength of incident light। आपतित जो प्रकाश है, जो प्रकाश गिर रहा है, उसकी वेवलेंथ को चेंज करेंगे और देखेंगे कि वेवलेंथ के साथ अवशोषित होने वाली लाइट की मात्रा किस प्रकार से वेरी कर रही, इसी का अध्ययन हम अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। इसी का स्टडी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। कोई दिक्कत? बोला भाई दीपचंद। वेवलेंथ का मतलब एक प्रकार से जो ये व्हाइट लाइट है, इसमें जो 7 कलर हैं उन्हीं कलरों के बारे में स्टडी। कोई जरूरी नहीं है, हम लोग अल्ट्रा वायलेट पढ़ रहे हैं, 7 कलर के बाहर होता है, उससे भी छोटी वेवलेंथ होती है, उसमें कोई रंग नहीं होता, वो दिखता नहीं, हमारी आंख उसके लिए सेंसिटिव नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। अब देखिए, मिटा दे। जैसे हमने किसी पदार्थ पर एनर्जी गिराई, उसने एनर्जी को अवशोषित किया, तो उस मॉलिक्यूल में कौन सी ऐसी, उस मॉलिक्यूल का कौन सा हिस्सा, जैसे हम आपको पैसा दें तो कहाँ जाएगा? आपकी जेब में, जेब में उसका एक तो अगर जेब नहीं है तो क्यूआर लेंगे, अकाउंट में जाएगा, उसको रखने का और जगह टार पे थोड़ी रखेंगे ना, यहाँ कोने में थोड़ी रखेंगे, बैग में थोड़ी रखेंगे, या तो आप पर्स में रखेंगे या तो अकाउंट में रखेंगे, है कि नहीं। जैसे पैसा सुने हम अगर पैसा दे सबके चेहरे चमचमा उठे, जैसे अब हम दे ही देंगे, हमसे पैसा पा जाएंगे लोग। तो देखिए, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एनर्जी गिर रही है ना, तो एनर्जी कौन अवशोषित करेगा? जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से बॉन्ड वाले या नॉन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में जो विभिन्न परमाणु हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही वो फोटॉन, आने वाला फोटॉन अवशोषित होता है, ठीक है ना। और जब फोटॉन अवशोषित होगा तो क्या होगा? अगर देवचंद को इनके पिताजी कहें कि हम 1 लाख रुपए पर मंथ तुम्हें देंगे, तुम पढ़ाई करो, जो कहेंगे इलाहाबाद में कोई कोचिंग नहीं है, तो इस कोचिंग में पढ़ेंगे जहाँ पसीना दिन भर होता रहता है। ये जाएंगे दिल्ली और वहाँ एक बड़ी सी जहाँ कोचिंग हो, जहाँ एकदम चमचमाती हुई काउंसलर, हमारे जहाँ जैसे यहाँ काउंसलर है खूसट ऐसा काउंसलर जिस कोचिंग में होगी वहाँ थोड़ी पढ़ेंगे। जहाँ चमचमाती हुई काउंसलर होगी, मैनेजर होगी ना, जो आके क्वेश्चन शीट पकड़ाएगी, वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ी पढ़ेंगे। कहीं बात साला यहाँ सब बुढ़े बुढ़े हैं, फील कर ले रहे हैं, मतलब ऐसा बता रहे हैं जैसे आप ही चमचमाते तो यहाँ थोड़ी पढ़ेंगे, तब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तब चले जाएंगे कि यानी ऐसी कोचिंग पे जाएंगे जहाँ बहुत बढ़िया सेटअप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
तब जेआरएस में थोड़ी पढ़ेंगे गंधौरी गंधौरी कोचिंग, है कि नहीं? बूढ़ा बूढ़ा डायरेक्टर मास्टर वैसे सब है, पूसट ना, और मैनेजर तो और गंदा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ही एक एनर्जी का पैकेट गिरा, इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित किया, तो अधिक एनर्जी वाले किसी जगह पे चला जाएगा, कहेगा ये स्लम एरिया है, यहाँ हम नहीं रहेंगे, हम ऊपर जाते हैं कहीं ना। लेकिन आसमान में कब तक उड़ेंगे? थोड़ी देर बाद फिर उनको जमीन पे गिरना पड़ता है। जैसे चुनाव के बाद नेता मंत्री बनता है तो आसमान में जाता है, तो लेकिन 5 साल बाद फिर वो जमीन पे गिरता है, फिर आपके पैर पकड़ेगा, फिर वो इलेक्शन बाद फिर आसमान में जाता है। ठीक वही स्थिति है, मॉलिक्यूल के ऊपर फोटॉन गिरेगा, एनर्जी का पैकेट गिराएगा, इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित करेगा, ऊपर जाएगा, अगली एनर्जी लेवल वाले कक्षा फिर वहां से वापस आएगा, फिर अवशोषित करेगा, फिर जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में हमेशा होता रहता है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखिए, सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन होता है? सिग्मा ना, और सिग्मा सबसे कम एनर्जी का है। उससे अधिक एनर्जी का कौन सा होता है? पाई। उससे अधिक एनर्जी का नॉन बॉन्डिंग, उससे अधिक एनर्जी का पाई एंटी बॉन्डिंग, सबसे अधिक एनर्जी का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल देखें तो सिग्मा बॉन्डिंग है, फिर पाई बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ जाएगा? अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। सिमेट्री कंसीडरेशन यहाँ है, सिमेट्री के आधार पर ये यहाँ से यहीं जाएगा, बीच में नहीं जाएगा। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। लेकिन ये एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी, नॉन बॉन्डिंग वाला। ठीक है ना। ये निर्दल है, विधायक बना तो चाहे इसके ग्रुप पे जो सरकार बनाएगा दोनों में जा सकता है। ठीक है ना। सिमेट्री के आधार पर भी हम देखेंगे, सिमेट्री कंसीडरेशन आगे रहेगा। तो जब चूंकि ये एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया या यहाँ से यहाँ गया या यहाँ से कहीं गया, यही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व है, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्लियर है ना। और दूसरा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जब वापस आएगा तो क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। एब्जॉर्प्शन भी है और इवोल्यूशन भी है, इमिशन भी है। लेकिन इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन की स्टडी करते हैं, कौन कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। इमिट होने वाले को नहीं हम देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ही मुख्य, इसमें एब्जॉर्ब किए गए लाइट की मात्रा को हम की स्टडी करते हैं। तो अगला पॉइंट, it involve promotion of electron, it involve it का मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इन्वॉल्व प्रोमोशन of electron from ground state ऑर्बिटल। कौन कौन से? सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग। टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल यानी एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। ठीक है। अतः इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन है ना, हेंस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन है, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, हाई एनर्जी। हमने बताया कि इसमें हम एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्ब की गई लाइट को ही कंसीडर करते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम टेक्निक है। एक पॉइंट इसको भी लिखना है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज प्राइमरली एंड, इधर मिटा दो, ऊपर मिटा दो। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज UV visual spectroscopy is primarily UV visual spectroscopy and absorption spectrum technique, absorption spectrum टेक्निक, यह एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम टेक्निक है। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है, यानी इलेक्ट्रॉनों का लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन है, वो जो है 200 मिली माइक्रोन से 800 मिली माइक्रोन वाले वेवलेंथ के से होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स इन द रेंज ऑफ, किस रेंज के रेडिएशन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है? 200 मिली माइक्रोन से 800। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर in the range of 200 मिली माइक्रोन टू 800 मिली, इस वेवलेंथ रेंज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देंगे, चूंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है ना, तो जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। जब जितना एनर्जी लेवल का डिफरेंस है दोनों ऑर्बिटल का, उतनी एनर्जी का फोटॉन गिरेगा, तभी वह इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, उससे कम से नहीं, एग्जैक्ट उतना ही मिलेगा तब, ठीक है ना। डिजायर्ड यानी आवश्यक एनर्जी का फोटॉन जब गिरेगा उस सैंपल पर, मॉलिक्यूल पर, तभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। इसलिए हम जब वेवलेंथ बढ़ाते जाते एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का प्रकाश जब गिरता है तो तेजी से एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ जाती है। लिखा दे या छोड़ दे इसको? लिखवा दे, ये भी चलिए लिख लीजिए। Energy level of the molecules are quantized. Energy level of the molecule are quantized. मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है ना। 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with a particular value of frequency, इसी वजह से 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन will be able to cause excitation, will be able to cause excitation। क्योंकि मॉलिक्यूल का जो एनर्जी लेवल है ना वो क्वांटाइज होता है। कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगा या मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगा तो जितना डिफरेंस है यानी जो आवश्यक है उतनी एनर्जी का अगर फोटॉन गिरेगा तभी एब्जॉर्ब होगा और तभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। अब क्या होगा, जैसे प्रकाश गिरा उसका कुछ हिस्सा मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, बाकी जो बचा हुआ वापस गया। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा उसकी जो एनर्जी होगी या उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इंसिडेंट से कम होगी, और या तो फिर पूर्णतया अगर पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो गया तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी एकदम से समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, एक लाइन चाहे तो ये भी लिख लीजिए, दीपचंद की इच्छा है। लाइट रेडिएशन ऑन लीविंग द सैंपल, सैंपल से आगे, सैंपल के बाहर निकलने पर जो प्रकाश होगा उसकी इंटेंसिटी या तो कम हो जाएगी या पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। लाइट रेडिएशन ऑन लीविंग द सैंपल विल बी, लाइट रेडिएशन ऑन लीविंग the sample will be either less intense or its intensity may be completely lost, either less intense or its intensity may be completely lost। पूर्णतया समाप्त हो जाती है। कोई दिक्कत यहां तक? फोटॉन की एनर्जी E कितना होता है? एनर्जी E इक्वल टू h न्यू के या hc अपान लैम्डा के। देखिए, हम जब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं तो किसी भी सैंपल का तो 200 मिली माइक्रोन से 800 मिली माइक्रोन के रेंज वाले रेडिएशन को यूज करते हैं, उससे नीचे का नहीं यूज करते। 200 मिली माइक्रोन के नीचे वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम एब्जॉर्ब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? हाँ, छोटा होता है, बहुत वेवलेंथ किसी काम का नहीं है ना। और देखिए, कारण यह है कि अगर आप 200 मिली माइक्रोन से छोटी वेवलेंथ का रेडिएशन यूज करते हैं तो उसमें एनर्जी वेवलेंथ जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी
फोटॉन की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक ना। जब फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी तब एटमॉस्फेयर में उपस्थित वे गैसें भी तीव्र गति से अल्ट्रावायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन करने लगती हैं, जो सामान्य परिस्थिति में नहीं करती है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप 200 मिली माइक्रोन से कम वेवलेंथ का अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर रहे हैं किसी सैंपल के स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के लिए, तो क्या होगा, नाइट्रोजन भरा है रास्ते में, आप प्रकाश डालेंगे तो नाइट्रोजन भी तो बीच में टकरा रहा है। अब 200 मिली माइक्रोन के नीचे के रेडिएशन को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी, या एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं वो भी तेजी से एब्जॉर्ब करती है। अब उस सैंपल को उस आने वाले रेडिएशन को नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब किया है या उस सैंपल ने एब्जॉर्ब किया है, कंफ्यूजन हो जाएगा। हम कैसे जानेंगे कि उस सैंपल ने किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, कैसे उसका स्ट्रक्चर कोरिलेट करेंगे अवशोषित होने वाले अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से, ठीक है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जहां से प्रकाश चल रहा है वहां से सैंपल तक पूरे रास्ते को की हवा को हटाते हैं, यानी वैक्यूम कर देते हैं। तब हम वैक्यूम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करते हैं, अर्थात अगर 200 मिली माइक्रोन के नीचे का अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करना है तो पूरे रास्ते में हम क्या बना देते हैं, निर्वात बना देते हैं, ठीक है ना, ताकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसके रास्ते में न पहुंचे। जैसे मैथ वाले बच्चे ने फिजिक्स, यानी मैथ और साइंस के बच्चे हैं तो किस कमरे में मैथ वाले बच्चे हैं, किताब भेज के उठा, कहाँ से कौन सी किताब उठ रही बच्चों द्वारा, इसके आधार पर, या नोट्स कौन सी उठाई जा रही है उसके आधार पर जान जाएंगे। लेकिन अगर हम हीरा को भेज दें तो हीरा सब उठा लेंगे, उनको मैथ से भी ना मतलब है ना बायोलॉजी, सोचेंगे सब बेच लेंगे। तो हीरा को हटाना है रास्ते से, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हमें रास्ते से हटाना है, क्योंकि हर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है 200 के नीचे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। चलिए एक लाइन लिख लीजिए, इन फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन, फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन अर्थात बिलो 200 मिली माइक्रोन, इन फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन, यह है बिलो 200 मिली माइक्रोन, 200 मिली माइक्रोन के नीचे। इन नहीं द होना चाहिए सर, यह सेकंड सिंपल, द फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन, द फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन इज not used for spectroscopic studies, because नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें जो है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस एंड O2 गैसेस also absorb in this region, ये गैसें भी इस रीजन में एब्जॉर्ब करती हैं। इस रीजन में अगर स्टडी करनी है तो हमें उस उपकरण की आवश्यकता होगी जहां निर्वात वाले। तो एक लाइन, study in this region require vacuum instrument, study in this region require vacuum इंस्ट्रूमेंट, निर्वात वाले उपकरण, ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए जिसमें निर्वात, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहीं से उपस्थित न हो।
अब लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन देखते हैं, द एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें लैम्बर्ट और बियर दो देखना है। द एब्जॉर्प्शन लॉ, द एब्जॉर्प्शन लॉ। और पहला है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ, सॉरी टी होगा, लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ लैम्बर्ट लॉ देखिए क्या कहता है। जैसे अगर कोई सैंपल है, उसकी थिकनेस इतनी है टी, इस पे आपने प्रकाश गिराया और ये इधर से निकला और इसने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। वो काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता।